कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे कुछ बातें करी थी। इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को फिनिश करेंगे और ऑप्टिकल की ओर बढ़ेंगे। जितना आज ऑप्टिकल हो जाएगा आराम से पढ़ेंगे। थोड़ी देर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस टू प्रीवियस स्ट्रक्चरल आइसोमर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर अपन ऐसा करें कि एक रूल बना लें कि लास्ट के 10 मिनट दो दो तीन तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आई थिंक जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का पोर्शन बचा था उसका मैक्सिमम यहीं पे हो जाएगा। फिर अपन स्पेशल क्लास में कुछ और रख लेंगे। टाइम को चोरी करना सीखना होगा हमें, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई एनसीईआरटी में गिवन है, समझ में ध्यान समझना। तो सिस और ट्रांस हमने चीजें आपको बता दी, ईजेड हमने आपको बता दिया। हाँ, सिन एंटी पर हमने आपसे डिस्कस नहीं किया। नाम तो सुना होगा आपने। ऐसा नहीं है कि सर भूल गए, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो सिन एंटी पे हमने डिस्कस नहीं किया। एजो कंपाउंड और ऑक्साइम में नहीं किया। तो हम वो सारी चीजें नोट कर रहे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया, एंड वो सारी चीजें हम सब एक साथ कोई एक स्पेशल क्लास लेंगे और वहां पर डिस्कस कर देंगे। सब चीजें आप तक पहुंचेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि जो जो चीजें हम उसको बताएं कि बेटा ये नोट कर लो, ये हमको बाद में बता देना क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करनी है। कौन ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी? चलो, कोई भी ले ले, नोट कर लो बेटा, ठीक है? तो लिख लो सिन एंड टी। चलो, तुम भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछेंगे तो बता देना, सभी मत मैसेज कर देना हमको। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप जीआई में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है, सिस है कि ट्रांस है? ये है आपका सिस फॉर्म। इससे लिखने का प्रयास करूंगा। चलो, ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज सिस फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज ट्रांस फॉर्म। वेरी गुड। यहां पर कुछ नजर आ रहा है क्या? बोलो, क्या बल्कि ग्रुप सेम साइड में है कि नहीं बेटा? तो टन ज्यादा, टन का मतलब रिपल्सन, टन का मतलब क्या है? रिपल्सन। टन ज्यादा। कुंदन बेटा समझ में आ रहा है? टन ज्यादा। कुंदन बुरा तो नहीं लगता मैं बार बार कुंदन बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा है, मतलब तुमने मुझे अट्रैक्ट किया है। ये चंदन लगा हुआ है, कुंदन लगा हुआ है, कुंदन के माथे पर चंदन, वाह वाह वाह। आओ वापस आओ। यहां पर देखो, ये बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा है और यहां रिपल्सन क्या है? कम है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? दिस इज द स्टेबिलिटी। जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। यहां मैंने वो वाला एग्जांपल जानबूझकर नहीं लिया जो मैंने क्लासरूम में लिया था इसके बाद। जनरली सर, आप जब भी जनरली बोलते हो ना तो कोई ना कोई एग्जांपल वो ऐसा जरूर होता है जो, हाँ, अगर जो है टन हो रहा है, इनमें किसी प्रकार का अट्रैक्शन हो जाए, एच बॉन्डिंग हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाए, तो सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। फॉर एग्जांपल, एक को NO2 बना लो, एक को COOH बना लो, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो वैसे वैसे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो यही एग्जांपल है। तो यहाँ पे हो गया जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। खत्म। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। अरे है ना, यूनिट्स इज डी बाई, दिस इज वेक्टर। तो रिजल्टेंट भी हम वेक्टर की तरह इसका निकालते हैं, वो सारी चीजें आप जानते हो। इसका डायरेक्शन कहां होता है? लेस ईएन टू मोर ईएन। लेस ईएन से मोर ईएन होता है, और पूंछ होता है वो पॉजिटिव होता है। पूंछ कैसा होता है इसका? पॉजिटिव। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अब आप एक बात बताओ, कार्बन sp3 और sp2 में ईएन ज्यादा किसकी है? अरे, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में अगर हम बात करते हैं तो ये sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन। अगर इसके ईएन की बात करते हैं तो बताओ sp3 की ईएन कितनी मान के चलते हो? 2.5, 2.75, 3.25। तो लेस ईएन से मोर ईएन
लेस n से मोर n ये डायरेक्शन, लेस n से मोर n ये डायरेक्शन, दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर का एडिशन। तो रिजल्टेंट क्या ज्यादा ज्यादा होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो, म्यू जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। लेकिन यहां देखो, ये इसका डायरेक्शन यहां होगा, लेस n से मोर n, sp3 से sp2, लेस n से मोर n, sp3 से sp2, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो गया बेटा? जीरो। तो क्या डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया? शीश वाले का। किसका ज्यादा हो गया? शीश वाले। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा? अरे बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? ट्रांस की। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं किसके? टू ब्यूटीन के, ब्यूटीन के। और अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया? सिस का। याद क्लियर है? अच्छा सुनो, अच्छा जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका मतलब क्या हो? ज्यादा पोलर कि कम पोलर? ज्यादा पोलर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन डायपोल मोमेंट का ना पूछकर ये पूछ लूं कि इनमें से ज्यादा पोलर कौन है, तो आंसर क्या होगा? सिस। बोलो ना। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं पोलरिटी, तब भी तुम क्या सोचोगे? डाइपोल मोमेंट। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो क्या अपन बोल सकते हैं कि पोलरिटी अगर पूछा जाए तो पोलरिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके सामने? डाइपोल मोमेंट। बोलो है ना? चलो साहब, अच्छा आपने ये पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक? बोलो है ना? जो जैसा होता है वैसों के ही साथ रहना पसंद करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। बहुत ध्यान समझना। जैसे नॉन पोलर के साथ, पोलर पोलर के साथ। तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इफ मॉलिक्यूल इज पोलर इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल एटसेट्रा। और इफ मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इट विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, CCl4 CS2। समझ में आया बेटा? तो अगर मैं पूछूं कि सिस और ट्रांस में ज्यादा पोलर कौन है? सिस। क्या पोलरिटी के हिसाब से जवाब दे दोगे कि नहीं दे दोगे? बोलो। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर पोलरिटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। अरे पोलर है ना, अगर पोलरिटी ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बोलो। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी होगा कि नहीं होगा? और पोलरिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है? यानी कहने का मतलब केवल अभी तक दो ही चीजें हमने पढ़ी हैं, स्टेबिलिटी और डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट से क्या क्या कर लिया? पोलरिटी भी निकाल ली। डायपोल मूवमेंट से क्या कर लिया? बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल लिया। अरे है ना? ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कल हमने पूछ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करो। जनरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वैसे बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करने वाले और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम आपको बताएंगे समय के साथ साथ कुछ लेक्चर्स हम आपको बताएंगे, वो आप जरूर देखना, जरूर देखना। जैसे मैंने क्या किया है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारी फिजिकल प्रॉपर्टी का एक लेक्चर बना दिया है। पूरा एनसीईआरटी 11th 12th को मिलाकर हमने क्या बना दिया है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सारा केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल। वो मैं आपको दूंगा, देखना। अगर एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा तो मेरे उसी लेक्चर से आएगा। और ऐसे बताया है कि 2 लाइन बता दिया है, 2 लाइन में खूब सारे एग्जांपल्स, तुम खाली 2 कंसेप्ट बताए हैं, उससे सारे एग्जांपल बच्चों से ही सॉल्व कराए, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा, मैं कल बताना भूल गया क्योंकि अब आप हमसे जुड़े हो तो मुझे ही बताना पड़ेगा आपको, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी मैंने कल डाला भी था उस पर टेलीग्राम पे, वो मैं बताना भूल गया था, इसलिए आप ही लोगों के लिए मैंने डाला है वो। क्योंकि आप लोग अनअकैडमी प्लस पर शायद वो मेरे क्लासरूम के लेक्चर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए मैंने यूट्यूब वाला डाल दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जेई मेंस में क्वेश्चन आया है, जेई मेंस में क्वेश्चन आया है, अगर आप लोगों में से किसी जेई मेंस में सॉल्व किया है तो जलडाल मेथड से आया है। और जलडाल मेथड से वो क्वेश्चन पूछ लिया है जो एनसीईआरटी में नहीं था, वो क्वेश्चन पूछ लिया जो एनसीईआरटी में नहीं था। और उस लेक्चर को जाके देखना, उस वीडियो लेक्चर में जहां जलडाल का फोटो बना है, यहां पर इस तरफ रेड कलर से मैंने लिखा है कि बेटा यहां कॉपर सल्फेट और K2SO4 होते हैं इसमें, और कॉपर सल्फेट का काम होता है एज ए कैटलिस्ट। क्या होता है? एज ए कैटलिस्ट। और क्वेश्चन आया था इन जलडाल मेथड व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आंसर था कैटलाइजिंग एजेंट। क्या था आंसर? कैटलाइजिंग एजेंट। समझ में? सेम चीज वही आया, सेम जो यहां पीछे लिखा हुआ था। आप देखोगे, ये आपने जलडाल ओपन कर रखा है, इसका फोटो अगर आप देखते हैं, ये देखिए,
यहां पे इन्होंने लिखा है कॉपर सल्फेट लिखा, लेकिन यूज नहीं लिखा है। कैटलाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें देखना। तो ये मैं आपको इस तरफ एश्योर कर रहा हूं कि अगर वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का आपने लेक्चर देख लिया एक बार, तो आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि टॉपिक टफ है, मुझे याद नहीं होता है, या इसको बार बार रिवीजन करूंगा, देख लेना। एक बार देखने के बाद आप खुद मुझे मैसेज करोगे, सर मजा आ गया, पूरा याद करवा दिया है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव। सिमिलरली प्यूरिफिकेशन का भी मैंने क्लास लिया है, ये डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी का क्लास लिया, लेकिन ये यूट्यूब पर नहीं है, ये क्लासरूम में है। तो देखेंगे, हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इसका यूट्यूब पर एक सेशन लाने के लिए, वो भी मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा। इसके अलावा एक बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर है हमारा, बायोमॉलिक्यूल, जाके यूट्यूब पर देख लेना, एसिड्स और बायोमॉलिक्यूल। कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके टास्क हैं, ये क्रैश कोर्स में कवर नहीं होंगे, ये मत समझना। इसलिए ऑलरेडी इनके लेक्चर्स बना दिए गए हैं, तो हम आपको टास्क भी देंगे। कल तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आ रहा है ना, कल आ रहा है टेस्ट में, तो आप, इसलिए मैंने कल डाल दिया था कि जिसको देखना है वो आपसे रिफर कर सकता है। इवन दैट उसमें जल्डाल ड्यूमा के और जो डिफरेंट कह रहे हैं लिविंग मेथड है, कैरियस मेथड है, इन सबके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है, 1 सेकंड में 1 सेकंड वाला तरीका बताया, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो वापस आओ। तो ये आपके सामने होगा, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब प्रश्न आपका है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, that is packing efficiency. Symmetry of the molecule, that is packing efficiency. The boiling point depends on polarity, depends on dipole moment, but melting point depends on symmetry, packing efficiency. जितना पैक्ड होगा उतनी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। देखो, ये सिस वाला है और ये ट्रांस वाला है। सिस वाले को देखा तो क्या यहां पे आपको वाइड नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है बेटा, बोलो। और ट्रांस वाले में क्या वाइड ज्यादा है कि कम है? जितना कम वाइड होगा उतना चिपक के रहेगा, बोलो रे। तो मोर पैकिंग एफिशिएंसी, यहां लेस पैकिंग एफिशिएंसी। तुमने कभी चेयर देखा? चेयर, वो प्लास्टिक वाली चेयर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। हमने बोला, क्या नाम है आपका? सोनू। हाँ सोनू, देखो मैंने सोनू से कहा, सोनू बेटा चेयर लेके आ जा। तो सोनू चेयर लेने जाता है, एक चेयर के ऊपर चेयर रखी हुई है, ऐसे चेयर को पकड़ता है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? सर एक चेयर को दूसरे चेयर से सेपरेट करने के लिए एनर्जी लगा रहा हूं। क्यों रे? क्योंकि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा। ऐसे चेयर उठा लेते हो कि थोड़ा सा एनर्जी लगाते हो, हाथ से हिलाते हो ना चेयर को थोड़ा सा, बोलो है ना। तो यानी कि मोर पैकिंग एफिशिएंसी होगी तो उसका क्या होगा, उसमें वॉइड्स क्या होंगे? कम होंगे। और अगर ऐसे मतलब एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रख दो, ऐसे गिरोगे तो दूसरा गिर जाएंगे, सारे डब्बे गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे? क्योंकि वहां वॉइड्स क्या है? ज्यादा। तो इफ वॉइड इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीजेस, देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? पैकिंग एफिशिएंसी। जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होगी। तो बताओ सिस और ट्रांस में किसका होगा? ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई? अगर आप मेरी बात समझ चुके हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्या है आपके सामने? ये क्या है आपके सामने? ये आपके सामने है ट्रांस। बताओ बेटा, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। क्या बॉइलिंग पॉइंट इज एसोसिएटेड विद डाइपोल मोमेंट? सिस का ज्यादा है। बेहतरीन। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? ट्रांस की। बेहतरीन जवाब है। बताओ मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा है? किसका होगा? ट्रांस का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो गया कि नहीं हो गया? और ये आपके सामने ग्लिम्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 386 एंड 387 पर जो बना था, देखो इसने दे रखा है। वो आपसे डेटा नहीं पूछेगा, बट हाँ ये कंपैरिजन वो जरूर पूछ लेगा। बात क्लियर हो गई? तो ये आपके सामने एनसीईआरटी है, ये आपको खुद पढ़ना है। एनसीईआरटी का होमवर्क है, दैट इज क्या? ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इनके आपको ड्रॉ करने हैं। और नीचे देखो, ये खुद से आपका होमवर्क है, करना है बेटा। प्रॉब्लम 13.10 एंड 13.11, which are the following compound will show cis trans isomer। क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। cis trans isomer का मतलब क्या पूछना चाह रहा है? जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा?
इसके अलावा पीछे जो दे रखा है लास्ट पेज से मैंने उठाया है, एल्केन्स शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट along the carbon carbon sigma bond out of staggered, and the eclipse conformation of ethane staggered conformation is more stable as hydrogen atom are farthest apart. Alkene exhibit geometrical cis trans isomerism due to restricted rotation around the carbon carbon double bond. समरी में क्या बात क्लियर हो गई है? ये चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने दिया है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई. नाउ दीज गोज टू स्पेशल क्लास. नोट कर लो भैया, स्पेशल क्लास अगर नहीं बताओगे तो फिर छूट जाएगा तुम्हारा. इसमें भी तरीके बताऊंगा, बहुत आसान तरीका है, लेकिन वो अपन कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ये सब क्या पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में. समझाने वाला पोर्शन यहां कर रहे हैं, इसमें टाइम क्यों बर्बाद करें. फार्मूले भी तो रखना है बेटा. बोलो क्या नाम है बेटा आपका? है सुफैद अली. कहां से हो? पूरे बिहार में अकेले रहते हो? हैं? तो ऐसे बताओ ना कि तुम बिहार से हो, बेतिया से हो. ओके, हम बिहार से हैं. तो कौन है बिहार से हो? अब मोतिहारी चंपारण, ये हुई ना बात. आगे बिहार भी लगा देते. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. स्पेशल क्लास में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो. ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये क्वेश्चन तभी डिस्कस कर पाएंगे जब स्ट्रक्चरल के आपको पहले डिस्कस करेंगे तब. नाउ वी आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ध्यान सुना बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने वाला पोर्शन है, यही रियल में है, समझना. अब यहां से चीजें कोरिलेट हो जाएंगी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म से. नोट कर लेना बेटा, वो सब चीज हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे. आओगे ना अपन वहां बैठ के, वो मैं अपने घर से लूंगा, आप अपने घर से अटेंड करना. ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर मैं चाहता तो इस स्लाइड को नहीं भी लगाता और सीधे हेडिंग डालता ऑप्टिकल आइसोमर और स्पेशल क्लास भी नहीं बोलता, और तुम भी कुछ नहीं बोल पाते. कोई क्रैश कोर्स है नहीं बोल पाते. फिर भी देख लेना, मैं ऑर्गेनिक में बहुत कुछ डिस्कस कर जाऊंगा, इस क्रैश कोर्स में भी बहुत कुछ डिस्कस कर जाऊंगा, बस सुनते रहो मेरी बात को ध्यान से. तो अब है ऑप्टिकल आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर व्हिच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. different behavior towards plane polarized light PPL are called optical isomer, are called optical isomer, and the phenomenon is known as optical isomerism. हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि बेटा हम कैसे अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं. ये हम एक्सपेरिमेंट सेटअप आपको बताने वाले नहीं है जो आपके सामने बना हुआ है. सीधे हम आ रहे हैं, ये सारा कुछ होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये हमारे सामने पोलरीमीटर ट्यूब, इस पोलरीमीटर ट्यूब में वो हम सोल्यूशन रखते हैं जो हमारा कंपाउंड होता है. अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं. अगर इससे पास होने के बाद, इससे पास होने के, मैं पीपीएल हूं, इससे पास होने के बाद इसमें तीन तरह की चीजें हो सकती हैं. पहला, जैसे पहले था वैसे बाद में भी. अरे बोलो, मतलब नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज जीरो. सर आपने रोटेशन ऑफ पीपीएल क्यों नहीं बोला? सर आपने नेट, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है, मोतियों की तरह. नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल क्यों बोला? इसलिए बोला हो सकता है उसके अंदर रोटेशन हुआ हो, लेकिन निकलने के बाद उसमें कोई रोटेशन ऑब्जर्व ना हुआ हो, इसलिए बोला हमने नेट रोटेशन. नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल अगर जीरो है तो वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव. बेटा कहां हो तुम, कहां ध्यान है तुम्हारा? बंद करो, बहुत आसान टॉपिक है, मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो. सिंपल डिस्टिलेशन क्रिस्टल कुछ नहीं है. अरे कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं. दो कौड़ी का है ये, तब समझ रखते बच्चे इसको. वापस आओ. अगर ये अपने ओरिजिनल से क्लॉकवाइज घूम गया, कैसे घूम गया? क्लॉकवाइज घूम गया, इसे बोलते हैं डी, या क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी या पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल लिबो रोटेटरी स्मॉल एल या निगेटिव से. तो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव. कौन? पीपीएल. कौन?
कंपाउंड, इसके पीपीएल नहीं है, देखते हैं इसके अंदर कंपाउंड है, वो इसके अंदर जो कंपाउंड है वो पीपीएल में रोटेशन करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। फाइनल अगर वो क्लॉकवाइज है तो डेस्टो रोटेटरी स्मॉल डी या प्लस, एंटी क्लॉकवाइज लीबो रोटेटरी स्मॉल एल या निगेटिव, नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल 0, मतलब वो ऑप्टिकली। सर नेट रोटेशन का मतलब क्या, एक बार और थोड़ा बता दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर पीपीएल के साथ बहुत कुछ हुआ हो लेकिन तुमको नजर नहीं आ रहा हो। एक पिक्चर आई थी इंडियन मूवी सनी देओल वाली, किसी को पता? एनीवन? देखो वेरी गुड यार, एक आध बच्चे मिल ही जाते हैं मूवी बाज। तो मास्टर तू भी तो है। इंडियन मूवी मैंने देखा, सन्नी देओल एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, हाँ, और पॉलिटिशियन मुस्कुराते हुए इस गेट से आ रहा है और मुस्कुराते हुए ही जा रहा है। मैंने जो बाहर के लोग देख रहे हैं ना, उसको मुस्कुराते हुए आता हुआ देखे और मुस्कुराते हुए जाता हुआ देखे, यानी नो इफेक्ट, रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं था। लेकिन तुम्हें पता है क्योंकि तुम मूवी देख रहे थे कि कमरे के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ था। ताड़ ताड़, समझ में आया कि नहीं आया? नेट रोटेशन क्या कर दिया गया था? 0। वो चर्चा करेंगे हम लोग आगे, जब हम लोग मीजो या फिर रेसिन मिक्सचर की बात करेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो साहब, नाउ पढ़ाना बहुत है। जो तुमको हो पसंद, आगे बढ़े। हाँ वही बात करेंगे, कैसे बोला है? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। वहां जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, अरे ठीक है ठीक है। चलो, अब इतनी लंबी लंबी क्लास में एक दो थोड़ा सा, ये मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग ताली जरूर बजाओगे, जो पता था, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आप फिर से वापस से एक्टिव हो जाओगे। ये भी साइंस है। अभी मैं कहूंगा ताली बजा तो तुमको लगेगा मतलब फोर्सफुली ताली बजवा रहे हैं। अब हमने गा दिया, तुमने अपने आप उससे ज्यादा ताली बजा दी। नाउ कायरलिटी क्या है? कायरलिटी, मेरी बात ध्यान समझना। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, ध्यान सुना। कायरलिटी का मतलब क्या है? कायरलिटी जो डिफाइन करता है ना कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, बहुत ध्यान समझना। अगर कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। और कायरल का मतलब होता है बेटा क्या? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, मेरी बात ध्यान सुनना। ये एनसीईआरटी से फोटो काटा है मैंने। जैसे इस हाथ का मिरर इमेज ये है, अब इसको इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सर उलट के रख दो, उलट के नहीं रखना बेटा। इसका मिरर इमेज ये है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्या हो गया? कायरल। ये पैर इसको सुपर इम्पोज कर पाएगा? हाँ, अरे बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, लेफ्ट हाथ का ग्लव्स राइट हाथ में पहन सकते हो क्या? लेफ्ट पैर का सॉक्स राइट में पहन सकते हो क्या? वो पहन लो, अलग बात है। सर नहीं, वो वाला जो अलग से, मतलब हम लोग पहनते हैं, इन लोग वाला नहीं। अरे क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो मतलब ये सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, यानी इसको हम पहन ही नहीं सकते। लेकिन क्या इसको इसके ऊपर रखोगे सुपर इम्पोज कर लेगा? हाँ। क्या एक दूसरे से ढक लेगा? हाँ। तो ये कहलाते हैं नॉन कायरल, और नॉन कायरल का मतलब हो गया, इसे कहते हैं ए कायरल। क्या कहते हैं? ए कायरल। और ये क्या हो गया? हमारे कायरल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। मैं पूछूं, क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ है, अभी रिसेंट पूछा है, आपके नीट में पूछा है, इलेंशियोमर में पूछा है, आगे चीजें आएंगे। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो क्या होंगे? कायरल। और अगर सुपर इम्पोजिबल होंगे तो क्या कहेंगे? नॉन कायरल या ए कायरल। ये शब्द बहुत ऑप्टिकल में शब्दों का खेल है। जीआई स्ट्रक्चरल में कोई शब्दों का ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल में एक एक शब्द है, और ऐसे शब्द हैं कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम पूरा एक लेक्चर एक बार सुनना इसको ध्यान से। अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सबको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कायरल एटम क्या होता है, क्योंकि हम आपको बाद में बताने वाले हैं किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन का होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी की नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है।
नेसेसरी कंडीशन होती है मॉलिक्यूल का कायरल होना। मॉलिक्यूल का कायरल होना अलग बात होता है, मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होना अलग बात होता है। मीजो कंपाउंड, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके इसलिए मैं बोल पाता हूं, मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है लेकिन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी अकायरल होता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बाइफिनाइल आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल इन स्पेसिफाइड कंडीशन कायरल कार्बन नहीं रखते हैं फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इन स्पेसिफाइड कंडीशन। क्या मेरी बात क्लियर हुई? वो आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। तो सुनो, सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर इन गिवन मॉलिक्यूल। हाँ, सबसे पहले बताओ अब कायरलिटी सेंटर बताने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, यू नो वेल अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कार्बन है और इस पर ग्रुप है, W है, X है, Y है और Z है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। पहला कंडीशन sp3 होना चाहिए। अगर इस पर sp3 कार्बन पर जो चारों ग्रुप हैं वो अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो बेटा बताओ क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड कायरल। इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? समझ में? दिस इज कॉल्ड कायरलिटी सेंटर, इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कायरल या कायरलिटी सेंटर। अगर कार्बन है तो बोल दिया हमने कायरल कार्बन। इज इट क्लियर? तो हमें करना क्या है? बस वही देखना है कि चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो बस स्टार्ट करते हैं टास्क। बताओ पहला वाला कितने कायरल कार्बन है आपको बताना है। अच्छा उसने पूछा कायरलिटी सेंटर पूछा, बताओ कितने होंगे। अच्छा पहले इसको देखो, sp3 है लेकिन चारों ग्रुप डिफरेंट होने, 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, सब चारों अलग होने चाहिए ना। ऐसा कौन सा, क्या यही नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है बताओ ध्यान से बेटा। मिथाइल अलग, हाइड्रोजन अलग, ये इथाइल ग्रुप अलग और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? इसमें एक कायरलिटी सेंटर है। ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल। सब लोग सोचो, बोलना नहीं है प्लीज, बोलना नहीं है, सोच लो। बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा? ओएमआर फिल हो चुका है, ओएमआर फिल हो चुका है, इसलिए मैंने जानबूझ कर दिया। ओपिनियन पोल इसलिए कराता हूं बेटा, 2 वालों आंसर गलत हो गया। तुमने मिथाइल और CH3 अलग अलग मान लिया है। नहीं अब क्या, अब तो ओएमआर फिल हो गया बेटा, इसलिए जानबूझ कर देता हूं। ये गलती जान दो, ये देखो बेटा सेम है, ये अलग है, ये क्वालिटी सेंटर है बेटा केवल। ये पूरा एक मानेंगे, Cl अलग मानेंगे, H अलग मानेंगे और ये इथाइल ग्रुप अलग मानेंगे। तो आंसर कितना हो गया इसका? 1। गलती नहीं करने का, गलती नहीं करने। अगले में बताओ, ये बेटा अलग है। अरे भाई इतना टाइम मत लगाओ, इतना टाइम कहां लगेगा? 3 होंगे तो बताओ ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो है, ये आपके सामने हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 3। आंसर कितना हो गया? 3। चलो साहब, बेहतरीन जवाब। अच्छा कैसे देखते हो, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये CH3 है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ये CH3 है और यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन। बहुत ध्यान समझना, CH3 अलग, H अलग। अब हम इसके सामने एक लाइन खींच देंगे और इस पर इसको मान लेंगे कॉमन पॉइंट। क्या मान लेंगे? कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट तक पहुंचना है। ऐसे गए और ऐसे गए, रास्ता सेम सेम कि अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब अलग अलग रास्ता, तो ग्रुप भी क्या मानेंगे? अलग अलग। या यहां कार्बन के साथ 2 मिथाइल, वो सॉरी 2 हाइड्रोजन है, बट यहां कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। क्या रास्ता अलग हो गया कि नहीं मिथाइल आने से? इसलिए इन दोनों को क्या मानेंगे? अलग अलग। तो ये भी हो गया। सिमिलरली क्या इसके लिए भी सोच सकते हैं? अरे बोलो, जब इधर से देखोगे तो इधर सोचोगे, तो क्या ये भी कायरल होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दो ना, कोई डाउट? आंसर दुई। चलो अगला क्वेश्चन जवाब आप दोगे। सोच लो सोच लो, सोच लो भाई, सोचो जरा सोचो। ओपिनियन बोल दूंगा मैं। सोचो सोचो। किसका है? मेरे यहाँ। किसका है? हाँ? कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर है 3?
3 वाले हाथ उठाओ। 4 5 6 डोंट नो। सबसे ऑनेस्ट पर्सन, आई डोंट नो। तो फिर व्हाट यू नो, तो जानना चाहिए प्लीज। बताओ बेटा, यहां पे OH है, यहां पर H है, और अगर सीधे लाइन ऐसे खींचते हो ना आप, तो मैं तरीके आसान तरीके से बता रहा हूं, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला अलग अलग ही सेम सेम है, तो फिर इसको अलग अलग मानेंगे, एक ही हो गया। ऐसे लाइन खींचोगे तो ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग, एक ही हो गया। ऐसे लाइन खींचोगे तो इधर वाला क्या है, अलग अलग, एक हो, तीन ही तो हो रहे हैं, और कहां है, और भी कहीं है क्या? अच्छा कहां है बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देखो ना, अब इस कार्बन का तो sp3 कार्बन है, ये हाइड्रोजन इधर देखते हो तो ये कार्बन है, बोलो, इधर भी कार्बन है, बट इस कार्बन पे क्या है, OH है, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग। नीचे आओ तो 3 डिग्री कार्बन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, ये कितने डिग्री का 2, ये कितने डिग्री का 3 डिग्री, ये भी अलग हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बोलो। तो इसको हम लोग ये आपके सामने एक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा ध्यान सुन लो, देखो बेटा H अलग, इधर Me आ रहा है, इधर कुछ और आ रहा है, इधर Me नहीं है जस्ट बगल में, और ऊपर जाओगे तो बेटा क्या नजर आ रहा है आपको, 3 डिग्री नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये भी अलग हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 5। बेहतरीन जवाब, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, डी ग्लूकोज, ए साइक्लिक ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज दैट इज साइक्लिक ग्लूकोज, ये आपका होमवर्क है, हमें पता आप जवाब दे दोगे, आई नो। अगली क्लास में हम इसका आंसर लेके आएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। चलो, वैसे आंसर मैं बता देता हूं, खुद बताओ कितना होगा, वेरी, अरे तुम खुद बता दे रहे हो ना, इसका आंसर 4 और इसका आंसर 5। वैसे आप जब बायोमॉलिक्यूल का मेरा लेक्चर देख लोगे तो उसमें मैंने खुद इसको एक्सप्लेन किया है, 4 है 5 है, एसाइक्लिक में और साइक्लिक जाने में एक कार्बन सेंटर जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन बनने के कारण बढ़ जाता है। प्यारा क्वेश्चन, बताओ इसमें कितना है, बोलो ना, इतना टाइम कैसे लगा देते हो आप लोग, कितना, एक की दो, अरे एक तो ये हो गया सर, sp2 है, देखने का प्रयास मत करिए, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हुआ कि नहीं हुआ, HCH3, और अगर ऐसे करोगे तो क्या अलग अलग नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा, इधर क्या नजर आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड नहीं है, बोलो। आप ऐसे देख सकते हो आराम से, या फिर देख सकते हो इधर CH2 इधर CH2 इधर CH2 इधर CH, अलग इन्वायरमेंट हो गया, तो यहां पर केवल एक है। चलो साहब, अभी ओपिनियन पोल लेने वाला हूं, हाँ जी साहब, ओपिनियन पोल, आंसर जवाब, ये तीनों क्वेश्चन बेहतरीन है, चारों क्वेश्चन बेहतरीन है। ओपिनियन पोल है ये, मैं चाहूंगा जवाब सही आना चाहिए, कितने लोगों का जवाब आ गया, इससे ज्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए यार, कितने लोग कह रहे हैं आंसर इसका होगा 3, 4 ऑप्शन बनाने तो बोलना तो पड़ेगा ना, 2, ओ सॉरी 3 के बाद 1, 1 2, 2 वाले हाथ उठाओ, गुड, 0, तो आंसर है, अच्छा 2 वालों ने बड़ा दिमाग से अलग से सोचा, उन्होंने कैसे सोचा मैं बता रहा हूं, पहले कैसे सोचा, कह रहे सर देखो ये Br है, यहां पे H है, सर यहां से भी H है, काट दीजिए, इधर H जा रहा है इधर OH जा रहा है, यही सोचते हैं ये 2 वाले, यही सोचते हैं, मुझे पता है ना, मुझे इसीलिए तो इस क्वेश्चन को दिया है। तो बेटा याद रखना ये तरीका गलत है आपका, हम क्या करते हैं, यहां से जब लाइन खींचेंगे ना बेटा, लाइन, तो इसे बोलेंगे कॉमन पॉइंट, जहां पर ग्रुप लगा इसे क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट, हम कॉमन पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते। अब इस कॉमन पॉइंट पर अगर इस रास्ते से चल रहे हो और इस रास्ते से चल रहे हो, क्या साथ साथ पहुंच रहे हो कि दूर दूर पहुंच रहे हो, अलग अलग समय पहुंच रहे हो, साथ साथ पहुंच रहे हो,
इधर से भी इधर से भी साथ साथ पहुंचे हो कि नहीं? जब दोनों साथ साथ पहुंचते तो कहते हैं इस पे मेरा हक है, तेरा हक अकेले कैसे हो सकता है? तो इस पर दोनों का हक है, इस पर दोनों का हक है। तो हम कॉमन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, कॉमन पॉइंट पर लगे हुए ग्रुप को कभी क्रॉस नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये दोनों के लिए हो जाएगा सेम। ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम। तो ये दोनों को माना जाएगा सेम। सिमिलरली HOH, अब ये कॉमन पॉइंट बन जाएगा। बोलो, बोल दो ना। तो इसका आंसर कितना है? 0। दो वालों 0। देख लो यहां बैठने का फायदा मिल रहा है कुछ। इसमें बताओ सेम 0, ये भी 0 क्योंकि यह HBr है, ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ये कॉमन पॉइंट उसके लिए हो जाएगा। बोलो ना 0। नेक्स्ट, हाँ यहां 2 हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखो, ये देखो बेटा, इधर BR आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। बेहतरीन जवाब। तो ये है H, इधर है। आपने बहुत सही जवाब दे दिया, कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए। क्या करें, मन है कि मानता नहीं। मतलब मैं मैटर बनाने मुझे टाइम नहीं जा रहा है। मैं 1 घंटे बैठ रहा हूं तो मुश्किल से कुछ लाइन नहीं कम कर पा रहा हूं। मतलब क्या क्या कम से कम शब्दों में कैसे चलें, कैसे चलें, पता नहीं। बच्चे मतलब ठीक है, वो तो आज पता चल जाएगा बच्चे कैसे हैं। नहीं, आज रियली में तुम लोग का टेस्ट है, तुम बच्चे कैसे हो। क्योंकि ये बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा, कोई जानता है क्या इंद्रप्रस्थ वाले में जो क्रैश कोर्स कर रहा है, कोई जानता है वहां किसी बच्चे को? जानता है ना? फीडबैक ले लेना वहां पे। बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़े हैं, और जितनी मेहनत से पढ़े ना, उससे ज्यादा मेहनत से मैंने पढ़ाया है, उससे ज्यादा मेहनत से मैंने पढ़ाया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो मेहनत लगन यहाँ पे भी नजर आए। 10 किलोमीटर से क्लास लेने आता हूँ तुम लोग को, 10-12 किलोमीटर से। कोटा के दूसरे छोर से आ रहा हूँ, अनंतपुरा साइड से। कोई जानता होगा कि नहीं? बाहर के तुम जानते हो कोई? बहुत दूर है यहाँ से। इंद्रप्रस्थ दूर है, वो इंद्रप्रस्थ से भी 5 किलोमीटर दूर है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला नहीं, इंद्रप्रस्थ एरिया ये। अब सुनो ध्यान से, कृपया इसकी तरफ मत देखें, उधर नहीं देखना है, ठीक है ना? नहीं देखना है। आप उधर देखोगे तो फिर मुझे कल से यहाँ देखना पड़ जाएगा, फिर तो क्या 15 क्या 14 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लैक्टिक एसिड, अब हम यहाँ कुछ समझाना चाह रहे हैं, बात ध्यान सुनना। वेस्ट डैश, अच्छा यार, यू नो वेल, यू जानता है अच्छे से इसको। वेस्ट डैश रिप्रेजेंटेशन, वेस्ट डैश रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये जो प्लेन में बना है ना, दिस इज द इन द प्लेन ऑफ पेपर, या इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ पेपर। अगर हम तुम्हारे कॉपी की बात करें, इन द प्लेन ऑफ पेपर में है। ये जो डैश डैश कहीं के दूर हो जा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, या होता है दिस इज बिलो द प्लेन। क्या होता है बेटा? बिलो द प्लेन। ये है, दिस इज कॉल्ड एज डैश। ये क्या है सर? इसे कह दिया हमने डैश। ये आपका क्या है? दिस इज कॉल्ड वेज। अरे बोलो ना। और वेज को क्या बोलते हैं? ये क्या होगा बेटा? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, या क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड अबव द प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज अबव द प्लेन। अब बहुत ध्यान समझना बेटा, मान लो एक एब्रिविएशन लेता हूं, रेड को मान लिया COOH, और CH3 को मान लिया येलो, तो OH हो जाएगा ग्रीन और हाइड्रोजन हो जाएगा व्हाइट। सुनना ध्यान से, तीनों को मैं कोरिलेट कर रहा हूं, बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। मेरे हाथ को प्लेन समझना, मेरे हाथ को प्लेन समझ रहे हो, तो ये रेड वाला COOH और येलो वाला CH3 क्या एक ही प्लेन में है कि नहीं बेटा? तुम अपने को ऑब्जर्वर मानना, क्या ग्रीन तुम्हारी तरफ है? दिस इज वेज। और क्या ये हाइड्रोजन तुमसे दूर है कि नहीं है बेटा? दिस इज कॉल्ड डैश, दिस इज कॉल्ड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड। अब सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, देखने का नजरिया अलग अलग है। अगला है पर्सपेक्टिव फार्मूला, पर्सपेक्टिव फार्मूला, यही मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल है। देखने का नजरिया बदलने जा रहा हूं, कैसे? अभी तुम ऐसे देख रहे हो, अरे प्लीज देख, ए भैया उधर नहीं, इधर देख, पीछे वाले भैया, ब्लू ब्लू टी शर्ट, यस। अच्छा, और सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती है। अच्छा, टीवी में मैं दिख रहा हूं क्या? नहीं, आपको मैं दिख रहा हूं उस टीवी में?
उस स्क्रीन मतलब वही टीवी तो है यार, थोड़ा अच्छा लगने दो मुझे। उसमें नहीं चल रहा है क्या ये? अच्छा मैं नहीं दिखता हूँ क्या? अरे ये तो गलत कर दिया, थोड़ा मैं दिखता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो अच्छा मैं इसको छुपा रहा हूं तो भी दिख रहा है पीछे का? ये तो अच्छी चीज है, ये सही चीज है, मतलब वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये है वेज डैश, ये है प्लेन में, ये क्या हो गया वेज, और ये क्या हो गया डैश। अभी ऐसे देख रहे हैं, देखना ध्यान से, मॉलिक्यूल में कोई छेड़छाड़ नहीं, नजरिया बदलने जा रहा हूं, ऐसे कर दिया। देखो अभी ऐसा है कि नहीं, बोलो ना। तुम्हारी तरफ हाथ है कि नहीं प्लेन, हमने ऐसे कर दिया और अपने हाथ को हटाने जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव फार्मूला। अब सुनना ध्यान से, पर्सपेक्टिव फार्मूला को समझने का प्रयास करना। यहां पर अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि रेड वाला और येलो वाला तुम्हारी तरफ है कि आपसे दूर है? दूर है। तो देखो रेड और येलो वाले को हमने कैसे बना दिया डैश, कैसे बना दिया डैश। अच्छा OH और H, ग्रीन और व्हाइट, क्या ये आपकी तरफ है? इसे कैसे बना दिया डैश, सॉरी बेज, क्या बना दिया बेज। इसको क्या COH और CH3 क्या बनाया डैश, इसको बनाया बेज। यानी ऐसे दिखता था तो बेज डैश था, हाँ है ना? ऐसे दिख रहा है तो पर्सपेक्टिव है। बट 3D है कि नहीं, बोलो ना, ये 3D है। तब फिशर ने सोचा, देखो दिस इज 3D एंड दिस इज 2D, पर्सपेक्टिव फार्मूला इज 3D रिप्रेजेंटेशन। देख लो बेटा, प्लेन ये है, प्लेन ये है, तो देखोगे हॉरिजेंटल ग्रुप, हॉरिजेंटल ग्रुप आपकी तरफ है, वर्टिकल ग्रुप आपसे दूर हैं, बोलो ना, वर्टिकल आपसे दूर हैं और हॉरिजॉन्टल आपकी तरफ है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये 3D था। फिशर ने कहा इसको थोड़ा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छा बना देते हैं, तो उन्होंने 3D को क्या बना दिया 2D। कैसे बनाया 2D, मेरी बात ध्यान समझना। ये देखो बेटा, समझने का प्रयास करना, ये आपके सामने है, उसने इस मॉलिक्यूल को चिपका दिया, इस मॉलिक्यूल को चिपका दिया। ध्यान सुनना, अगर इस मॉलिक्यूल को चिपका दिया तो क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या जो उधर लाइन बना वैसे नजर आ रहे हैं कि नहीं बेटा? रेड वाला अप, मिथाइल डाउन, COH अप, मिथाइल डाउन वर्टिकल, और OH लेफ्ट और H राइट हॉरिजॉन्टल। क्या लाइन में नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है बेटा, बताओ, बोलो। यानी सेम मॉलिक्यूल को जब तुम 3D में देखते हो तो पर्सपेक्टिव कहलाता है, और चिपका देते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, चलता है सब कोई बात नहीं। जब इसको क्या करते हो, जब इसको चिपका देते हो, ये देखो ये तो ये क्या बन जाता, दिस इज कॉल्ड एज फिशर, दिस इज कॉल्ड एज फिशर। इसीलिए आपको बोला जाता है कि बेटा फिशर में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होती है, बोला जाता है कि नहीं? ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब समझ में आया टूवर्ड्स ऑब्जर्वर क्यों बोला जाता है? फिशर में जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, ये क्या होता है, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? ये सब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हाँ अब सुनो, दिस इज न्यूमान, दिस इज, आज ही बताया था, मतलब पिछले क्लास में, दिस इज न्यूमान सहॉर्स, न्यूमान सह वेजडेस, वेजडेस, ये देखो प्लेन में, रेड वाला प्लेन में। अरे यार गजब इंसान हो, नहीं नहीं तुम पे विश्वास नहीं है। अब देखो ये क्या है, वेजडेस, उल्टा लग गया, जान जाती समझाने में ऑप्टिकल। न्यूमान सहॉर्स, टेढ़ा है तो सहॉर्स घोड़े की तरह। न्यूमान ये है, ये वेस्टेस है, ये देखो, ये तुमको नजर आता है, ये प्लेन में है, ये दोनों ग्रीन वाले तुमको बेज नजर आता है, और ये व्हाइट वाला तुमको डैश नजर आता है। इज इट क्लियर? दिस इज
न्यूमान, दिस इज न्यूमान की मुंडी पकड़ के उठा दो, फिशर, फिशर, ये देखो, फिशर का मतलब वर्टिकल वैलेंसी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। फिशर यही है। अगर इसको तुम प्लेन में बनाओगे तो ये ऊपर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे दोनों? ये तो बोलो है ना, ये फिशर है, मतलब पर्सपेक्टिव का ही 2D क्या कहलाता है? फिशर। इज इट क्लियर? ये क्या है? ऐसा में सहस तरीका बताया, सहस में टेढ़ा। ये अभी खेलेंगे, हो गया ना? मैं अब तुरंत तुरंत चेंज करूंगा, देखें कितने तेज पहचानते हो तुम लोग। ठीक है, हाँ, तुम्हारा दिमाग भी तेज चलेगा। जितने तेजी से तुमने इसका कन्वर्जन किया है ना, ये तो तुमने इस मॉलिक्यूल को देख के, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जितना फास्ट तुमने यहां पे बोला है एक दूसरे में कन्वर्जन, उसी तरह से मैंने पढ़ाया है एक मॉलिक्यूल का इन चारों में कॉपी पर कन्वर्जन, उतना ही फास्ट। मतलब देखते ही मॉलिक्यूल दिखता है, इसका न्यूमान क्या हो, इसका सॉहर्स क्या है, इसका वेस्डेस क्या है, उसका फिशर क्या है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चीजें समझना, नजरिया कुछ समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल वही है, देखने का नजरिया अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग अलग। अरे बोलो ना, चलो टाइम चाहिए बेटा, इसके लिए टाइम चाहिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कायरल कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कायरल कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कायरल कार्बन, हमने पूरे चीजों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये अगर आप बहुत ध्यान से सुन लोगे ना, एक्चुअली क्या है, मैंने एक चीज और देखा है बच्चों को, जैसे आप लोग सिमेट्री पढ़ते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, समथिंग पढ़ते हो, और मैंने एक चीज और देखा है कि मैक्सिमम बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर में सिमेट्री लेके घूमते रहते हैं डाउट काउंटर पे। सर प्लीज, सर ये, हाँ सर समझ, कैसे काटेंगे सर ये बता दीजिए सर। सर प्लीज, ये कट नहीं रहा हमसे। जहां काटना नहीं है वहां भी काटने में लगे हुए हैं, जहां काटना नहीं है वहां भी काटने में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अप्लाई कब करना है, कब करना है, हर क्वेश्चन में नहीं करना है। समझ में आया? ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन 0 है, कायरल कार्बन 0 है, तो जनरली मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर जनरली फिर लगा दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो, हाँ है बताऊंगा। कायरल कार्बन 0 है तो जनरली मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्सेप्ट एग्जांपल ऑफ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस के एग्जांपल को छोड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूमुलेटेड पॉलीन या क्यूमुलिन हो गया, स्पाइरो कंपाउंड हो गया, या बाइफिनाइल हो गया। और ये ऐसे कंपाउंड है ना कि दूर से ही दिख जाते हैं कि कैसे हैं, स्पेशल है, तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्पेशल है तो स्पेशल का क्राइटेरिया मैं बताऊंगा बाद में, स्पेशल का क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। अगर स्पेशल नहीं है तो कायरल कार्बन 0 का मतलब आज के बाद आपको सीधे क्या करके आना है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। काहे चेक करते हो क्या पॉस है क्या कॉस है? जरूरत नहीं पॉस कॉस लगाने की, जरूरत ही नहीं है। स्पेशल केस की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेशल केस को अपन हटा दो। स्पेशल केस तो ऐसे बता देंगे कि तुम चुटकी में देखते ही बता दोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। कायरल कार्बन 0 फाइनल हो गया। कायरल कार्बन अगर 1 है तो जनरली मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। जनरली आया तो नीचे लिखा है, एक्सेप्ट एग्जांपल ऑफ रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन या फ्लिपिंग। ये भी स्पेशल दिख जाते हैं, अलग से ही दिख जाते हैं, कहां अमाइन इन्वर्जन हो रहा है, कहां फ्लिपिंग हो रहा है, कहां रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, दिख जाते हैं, दूर से ही दिख जाते हैं। तो जब दूर से दिख जाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वो वाला केस नहीं है। तो यानी इस वाले केस को छोड़कर क्या हम एक कायरल कार्बन वाले को ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? काहे कॉस पॉस लगाते हो? अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे अच्छी बात है, तुम्हारे लिए शुभ संकेत में देने जा रहा हूं, शुभ संकेत ये है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन कहीं एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो हम इसमें बात भी नहीं करेंगे। तो आज के बाद एक कायरल कार्बन वाला सीधे क्या करोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ना तो 0 में कॉस पॉस की बात आई, ना 1 में आई। हाँ,
अगर कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल में भी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। तब हमको चेक करना पड़ेगा क्या, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कई प्रकार के होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें केवल दो पे कन्फाइंड करना है, कॉस एंड पॉस, और इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। इफ प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, इफ दिस प्रेजेंट, अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव। खत्म। आज के बाद आपके सामने क्वेश्चन हो, बच्चा आ गया हमारे सामने डाउट काउंटर पे, कह रहा है मास्टर, उनका बोलो कि सर ये मॉलिक्यूल कैसे काटे समझ में नहीं आ रहा है। आंसर में दिया है ऑप्टिकली इनएक्टिव और हमारा आंसर आ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। हमने कहा क्यों सर, ना ही इसमें कॉस है ना ही इसमें पॉस है। हमने कैसे, कह रहे सर मॉलिक्यूल कट नहीं रहा है हमसे, कैसे काटें इसको। हमने कहा ठीक है छोड़ो, रुको 2 मिनट, हम भी थोड़ा देखेंगे सोचेंगे। पहले हमने कहा उससे क्वेश्चन पूछा, बेटा इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है। कह रहा सर कायरल कार्बन 0 है। हमने कहा बताओ कायरल कार्बन 0 का आंसर क्या जाता है, कहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमने कहा आंसर देखो क्या दिखा, कर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों काटने में तुले हुए, चोट लग जाएगी तुमको। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, कहाँ अप्लाई करना है। तो आज के बाद आपको जब कायरल सेंटर मोर देन 1 हो तभी उसके बारे में सोचना है। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो बोलो। चलो साहब अब ध्यान समझना। नाउ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नाउ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत कम शब्दों में मैं लेके आया हूं। अब आगे से आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे दे रहा हूं ना, क्योंकि पीडीएफ दे दे रहा हूं, पीडीएफ ही दे रहा हूं बेटा। तुम इतना तो समझदार हो कि अगर क्लास में लिखते तो शायद हम अब तो कंफर्मेशन ही चल रहे होते। समझ में, तो पीडीएफ दे रहा हूं तो हम आगे ये भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ चीजें पहले से ही क्लास नोट से लिखा हुआ दे देंगे, ताकि आप उसको पढ़ने में, जो मैं बोल देता हूं उसको लिख भी दूंगा तो थोड़ा पढ़ने में आपके लिए आसानी होगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। It is an imaginary plane which divide the molecule in two equal parts and both parts are the mirror image of each other. It's called plane of symmetry. सर कहना क्या चाहते हो, जहां से काटो वहां मिरर रख दो, जहां काटो वहां मिरर रख दो, और लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सटर्नली पॉस रिप्रेजेंट करता हूं, नॉट इंटरनली, आई नो ऑर्गन में थोड़ा इधर उधर होता है। अरे बोलो ना, एक्सटर्नली अगर काट दोगे तो क्या इस हाथ का मिरर इमेज ये हाथ बन रहा है, बोलो ना, क्या इसका मिरर इमेज ये बन रहा है कि नहीं, क्या इस आंख का इमेज ये आंख बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे हाँ ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सटर्नली पास। तो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइड द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल पार्ट एंड बोथ पार्ट आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर कि नहीं। चलो साहब, इफ पॉस इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इनएक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाइरल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, एक कोई कॉपी दो हल्की सी जो मैं उठा सकूं। यस थैंक यू, अरे एकदम परफेक्ट कॉपी मेरे लायक। ठीक है, मान लो ये है, 2 पेन दो, और किसी पास हाइलाइटर हो तो भी देना एक। यस वेरी गुड, हो जाएगा। ध्यान सुनना, जल्दी जल्दी समझने प्रयास करना। वेरी गुड थैंक यू, समझना ध्यान से। पॉस की बात कर रहे हैं, ये पॉस है इस मॉलिक्यूल में कि नहीं, यस है। अगर तुम ऐसे काट दोगे, ऐसे काटोगे, तो क्या इस पेन का मिरर इमेज ये पेन बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, पेन को आइडेंटिकल मानना अभी, क्या इसका मिरर इमेज ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। तो जहां से काटो उसका लेफ्ट राइट पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज बनना चाहिए, तो वहां पे पॉस है। अब आप बताओ क्या इसमें पॉस है, हाँ ऐसे है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं है, क्योंकि इधर पेन है इधर पेन नहीं है। जिधर से काटो उधर मिरर रखो, क्या इसमें पॉस है, कौन बोला ऐसे, कैसे है, ऐसे काटेगा तो अप पेन का मिरर में डाउन पेन बनेगा क्या, नहीं बने। अरे बता, तुम्हारा हाथ ऊपर उठाओगे तो मिरर में तुम्हारा हाथ ऊपर ही तो उठेगा ना, तो तक क्या ये पॉस है कि नहीं, नहीं है। बात क्लियर हो गई। चलो, क्या इसमें पॉस है, इसमें पॉस है, कैसे पॉस है, ध्यान सुनना। ऐसे काट दे तो पॉस है, ऐसे काट दे तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। लेकिन ऐसे भी है, अगर पेन को काट दो, पेन से पेन को काट दो, तो आधा पेन लेफ्ट आधा पेन राइट, आधा पेन लेफ्ट आधा पेन राइट, क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा।
क्योंकि जो कटेगा वो दोनों। तो इसमें पॉस है क्या? ऐसे पॉस है? हाँ। क्या ऐसे पॉस है? हाँ। क्या ऐसे पॉस है? हाँ, ऐसे भी पॉस। इसमें ऐसे भी पॉस है, ऐसे भी पॉस है। लेकिन आपसे कभी ये नहीं पूछा कितने पॉस हैं। आपको एक भी पॉस नजर आया, काम बन गया। इज इट क्लियर? चलो बेटा ध्यान सुनना। इसमें पॉस है क्या? क्या ऐसे पॉस है क्या? लेकिन ऐसे है, ऐसे है। पेन से पेन को काटो, ये अप पेन आधा लेफ्ट आधा राइट, डाउन पेन आधा लेफ्ट आधा राइट, क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो ना, क्या पॉस है कि नहीं? आहा 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 आहा, क्योंकि पेन का मिरर इमेज ये मार्कर मान लो, मार्कर बोलता हूं, ये नहीं हो सकता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो है ना? लेकिन क्या इस तरह से पॉस है? ऐसे पॉस है क्या? नहीं, ऐसे जैसे मैं काट रहा हूं, जैसे काट रहा हूं ऐसे पॉस है क्या? लेकिन क्या ऐसे है? हाँ ऐसे है। क्यों? क्योंकि आधा पेन लेफ्ट आधा पेन राइट, आधा मार्कर लेफ्ट आधा मार्कर राइट, क्योंकि जो कटेगा दोनों तरफ बटेगा। क्या ऐसे पॉस है? नो। लेकिन क्या ऐसे पॉस है? हाँ। आधा लेफ्ट आधा राइट, आधा लेफ्ट आधा राइट, जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। एक बच्चा कहता है सर, हम कहा बोलो। मैंने एक की पॉइंट बनाया है। मैंने कहा कौन सा? सर जिस एक्सिस से आप काटते हो ना, उस पर चाहे दोनों पेन अप हो चाहे दोनों डाउन हो, चाहे एक अप हो दूसरा डाउन हो, चाहे दोनों आइडेंटिकल हो चाहे दोनों डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों? तो मुस्कुरा के कहता है जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। समझ में आया? ये देखो दोनों डिफरेंट है कि नहीं बेटा? ऐसे पॉस है। दोनों डिफरेंट है कि नहीं? ऐसे पॉस है। अरे बोलो, क्या दोनों आइडेंटिकल हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, दोनों आइडेंटिकल हैं तो यहां पे भी पॉस है, यहां पे भी पॉस है। अरे बोलो, फास्ट फास्ट बताना, क्या ऐसे पॉस है? हाँ, एक जवाब देना, एकदम एक्स इंस्टीट्यूट तक पहुंचना चाहिए। क्या यहां पॉस है क्या? ऐसे है। लेकिन ऐसे? क्या इसमें पॉस ऐसे है? ऐसे? क्या इसमें पॉस ऐसे है और ऐसे भी, क्योंकि जो कटेगा? क्या इसमें पॉस ऐसे है लेकिन ऐसे, क्योंकि जो कटेगा वो दोनों तरफ? क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? अच्छा कंफ्यूज हो गई कलर, लेकिन क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? ऐसे? क्या इसमें पॉस है क्या? क्या इसमें? क्या इसमें इस एक्सिस से पॉस है क्या? लेकिन इससे, क्योंकि जो कटेगा? क्या इसमें ऐसे पॉस है क्या? लेकिन ऐसे, तो जो कटेगा वो दोनों तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा क्रैश कोर्स में यार मैंने कोशिश करी है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। बात क्लियर हो गया कि नहीं होगा बेटा? तो ये देखो, अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, दोनों बाहर बाहर हैं। बेज का मिरर इमेज बेज, इधर से काटो, काटने वाले पे चाहे बेज हो चाहे डैश हो चाहे बेज बेज हो चाहे सेम हो चाहे अलग हो, कोई फर्क नहीं। जो कट रहा है उस पर भी क्या है, कटिंग नहीं दो उसको, जाने दो। फिर मत सोचो, मुंह माया मत रखो कि कैसा सेम है कि डिफरेंट है कि अप है कि डाउन है। जो कट गया सो कट गया, जो कट गया वो दोनों तरफ बट गया। अरे है ना? डैश का मिरर में डैश नजर आ रहा है क्या? हालत खराब हो रही है आज मास्टर की, नॉन स्टॉप बात चल रहा हूँ, देख रहे हो ना, एनर्जी कम नहीं हो रही है। थैंक यू तो हमने, थैंक यू हम बोलेंगे तुम्हें, तुम बैठे रहो अभी। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यार तुमको सोचना चाहिए, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तुमसे ज्यादा एनर्जी हम लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब वापस आ जाओ। अभी यहां से जाके सीधे उस सेंटर पे जाना है, उस सेंटर पे जाके मंडे का पेपर फाइनल करना है। मंडे का, अभी मंडे का एसआरजी का पेपर है, उसको फाइनल करना है। वो अभी कॉल आ रहा था वहीं से, वहां फाइनल करने में समय लगेगा, तब तक शाम की क्लास का टाइम हो जाएगा। समझ में? लंच का पता नहीं कब करेंगे, इधर आ जाओ। इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट इज एन इमेजिनरी सेंटर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक इमेजिनरी सेंटर होता है जो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पे होता है। फ्रॉम विच इफ वी ड्रॉ लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो आइडेंटिकल ग्रुप और एटम मिलते हुए नजर आते हैं सेम डिस्टेंस पे। जैसे
डायगोनली चलेंगे, इधर गए तो क्या नजर आया, COH, इधर आया COH, इधर CH3, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, कॉस। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, कॉस। ये तरीका है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप और एटम को मिलाएं तो वो किधर से पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान समझना। करे ऑप्टिकल मजा आ जाएगा आपको, और जिसको ऑप्टिकल की रियल फीलिंग लेनी है ना, वो मेरे ऑप्टिकल के पूरे लेक्चर देखना। मतलब अगर इतना सा भी डाउट होगा तो लेक्चर देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। It is an imaginary point situated at the center of the molecule through which we draw line in opposite direction, then they meet in identical group or atom at same distance, then molecule H cos, हम समझा दिए हैं। दूसरी पॉइंट सुनना, for cos group and atom should be same, opposite and diagonally, opposite and diagonally, यानी जो ग्रुप और एटम होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अपोजिट एंड डायगनली होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अप है और ये डाउन है, दोनों पेन आइडेंटिकल है बेटा, कलर पे मत जाना। इसके टॉप को इसके टॉप से मिलाओगे तो क्या लाइन इसके सेंटर से जाएगी कि नहीं जाएगी बेटा। लेकिन अगर दोनों अप हैं तो क्या सेंटर क्रॉस करके जा पाएगी क्या, सेंटर पे क्रॉस तभी करेगा जब एक डाउन हो। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि अगर एक अप है तो दूसरा क्या होना चाहिए, अगर एक वेज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, डैश। भाई ऐसे तुम्हें अप डाउन नजर आता है और ऐसे तुम्हें वेज डैश नजर आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ग्रुप सेम होने चाहिए। ग्रुप सेम होने का क्या लॉजिक है, मेरी बात ध्यान समझना। फॉर एग्जाम्पल ये है आयोडीन, ये क्या है आयोडीन, और ये क्या है फ्लोरीन, ये क्या है फ्लोरीन। भले अपोजिट है लेकिन कभी सेंटर से पास नहीं करेंगे। सेंटर से पास करने के लिए ये अप डिस्टेंस और डाउन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। और वो तभी हो सकता है जब ग्रुप कैसे हो, आइडेंटिकल। जब ग्रुप कैसे हो, आइडेंटिकल। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर दोनों ही फ्लोरीन फ्लोरीन हो या दोनों ही आयोडीन आयोडीन हो, अपोजिट हो, तो क्या सेंटर से पास कर जाएगा, यस। इसलिए ग्रुप क्या होना चाहिए, फॉर कॉस ग्रुप और एटम शुड बी सेम। शर्त क्या है, अपोजिट होने चाहिए और डायगनली, डायगनली होने चाहिए, डायगनली होने चाहिए, ध्यान समझना। अपोजिट है लेकिन डायगनली नहीं है, कभी पास नहीं करेंगे, ये इधर होना चाहिए। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्या नाम है आपका, रिदा जी, थैंक यू वेरी मच। इस कॉस में आपका बहुत ही योगदान है, पॉस और कॉस में आपकी कॉपी का और आपके मार्कर का और आपके पेन का। नाउ नाउ नो कॉस इन ऑड मेंबर ऑफ रिंग। ऑड मेंबर ऑफ रिंग में कॉस की बात, बेटा कुछ चीजें रट लो, दिमाग में बना लो। ये नहीं कि कल क्वेश्चन पूछे तो तुम सोचो, जो जिसके लिए अप्लीकेबल नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं है। ध्यान सुनना, अगर मान लो ये सेंटर है, हम इधर गए तो मुझे कार्बन नजर आ रहा है लेकिन इधर कार्बन नजर नहीं आ रहा। कार्बन नजर आ रहा है लेकिन कार्बन नजर नहीं आ रहा। अरे कार्बन नजर आ रहा है लेकिन कार्बन नजर नहीं आ रहा। आइडेंटिकल ग्रुप मिलना चाहिए कि नहीं, नो कॉस्ट। लेकिन किंतु परंतु लेकिन ध्यान से देखना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, सेम डिस्टेंस पे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। हाइड्रोजन को देखोगे तो भी यहाँ पे अपोजिट मिलते हुए नजर आएंगे। तो यानी इसमें कॉस नहीं है, इसमें कॉस है। यानी ऑड मेंबर ऑफ रिंग, याद कर लो, ऑड मेंबर ऑफ रिंग, नो कॉस इन ऑड मेंबर ऑफ रिंग। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेन में कभी कॉस की बात हमें करनी ही नहीं है। नो कॉस इन फिशर प्रोजेक्शन। क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन, एक मिनट मजाक मत करो, क्या फिशर प्रोजेक्शन यही था क्या, अरे बोलो ना, ये फिशर प्रोजेक्शन था। मैंने कहा बेटा फिशर प्रोजेक्शन में कॉस होता है कि नहीं होता है, बताओ। फिशर प्रोजेक्शन सर आपने लिख दिया तो नहीं होता, क्या फालतू क्वेश्चन पूछते हो। हाँ ये देख बेटा, ये है COOH, ये है COOH, ये है H, ये है OH, ये है H और ये है OH। बताओ बेटा, क्या इसमें होगा। बच्चा कहता है सर, हम कहा बोलो सर बहुत आसान है, COH को COH से मिलाओ, H को H से मिलाओ, H को H से मिलाओ और सेंटर से पाओ, इसमें क्या पाएगा, कॉस पाया जाएगा। हमने कहा नहीं, आप एकदम गलत सोचत हो।
इसमें कॉस नहीं है, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसमें कॉस नहीं है। ये 3 डायमेंशनल व्यू में सोचो, अगर आप 3 डायमेंशनल व्यू में सोचते हो तो बेटा ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। ये जो COH है क्या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है कि नहीं बेटा, बोलो। और ये भी COH क्या है, क्या ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है कि नहीं बेटा, बोलो। और अगर हॉरिजॉन्टल पे आते हो तो ये क्या आपको ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे बेटा, बोलो। क्या बेज बनाते हो कि नहीं बनाते हो, और बेज बनाते हो तो इधर क्या आएगा, दिस इज द OH, इधर क्या आएगा H, इधर क्या आएगा OH, और इधर क्या आएगा H। बहुत ध्यान समझना, H को H से मिलाओ, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये लाइन को प्लेन मानो। COH इधर है, COH इधर है, पीछे है, HOH तुम्हारी तरफ है, H को H से मिलाओ, OH को H से मिलाओ, क्या यहां मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और COH नीचे मिल पीछे। अरे यार गजब इंसान। नहीं रुक जाओ, तुम रुक जाओ, मुझे खुद बनना पड़ेगा फिसर। क्या क्या नहीं बनना पड़ता तुम्हें, ये देखो, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये पैर और ये पैर, सोचने का प्रयास करो, ये दोनों क्या हो गए, HOH OHH। इज इट क्लियर सर, वर्टिकल वैलेंसी। सोच के देखो, ये है पीछे और पूछ सको पीछे है। अरे यार तुम्हारी पढ़ाई में कुछ भी बन जाओ उससे क्या मतलब है, पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, यार देखो बेटा ध्यान सुनना, ये है, इसको इधर मिलाएंगे, उसको इधर मिलाएंगे, अगर सारे एक पॉइंट पे है तो कॉस है, अदरवाइज नहीं। तो देखो ये है सेंटर की नहीं, पकड़िए बेटा, पकड़िए, हाँ हाँ, ये यहां आया कि नहीं आया, लाइए, दोनों सेंटर सेम है कि अलग अलग है, समझ में आया, देखो सिंपल सी बात। तो अब ये तुम्हें एग्जाम में तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें एग्जाम में यही नजर आएगा, तुम्हें एग्जाम में वही नजर आएगा। इसीलिए आप तो सीधे लिख दो, एक रूल बना लो कि फिशर प्रोजेक्शन में हम कॉस की बात नहीं करें। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, तो कुल मिलाकर देख लो, नो कॉस इन फिशर प्रोजेक्शन। आज के बाद फिशर में कॉस पूछना अच्छी बात, ऑड मेंबर में कॉस की बात पूछना अच्छी बात, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या जानते हो, ना एग्जाम में आपसे पॉज पूछेगा, ना एग्जाम में आपसे कॉस पूछेगा, तो सर एग्जाम में क्या पूछेगा, ये पूछेगा, वो केवल 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर कितने हैं और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिविटी का रास्ता मोर देन 1 कायरल सेंटर हो तो कॉस पॉस के ही थ्रू जाता है, तो इसलिए हमें वो जानना जरूरी है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कंपाउंड है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इसमें कितने नजर आ रहे हैं, और हमको पता है कि मॉलिक्यूल में 1 कायरल सेंटर होता है, तो वो जनरली ऑप्टिकली, वो पूछ रहा है तो हमने सबसे पहले बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हमें कॉस पॉस देखने की जरूरत है, लेकिन चूंकि वो मुझसे पूछ रहा है तो हम बता दे रहे ना ही इसमें पॉस होगा ना ही इसमें कॉस होगा, नहीं काट सकते बेटा, किसी तरह से इसको नहीं काट सकते, समझ में आया। 2 कायरल सेंटर, बेहतरीन जवाब, ये 2 कायरल सेंटर हो गया। बता, अब 2 कायरल सेंटर में देखना पड़ेगा, फिशर प्रोजेक्शन में क्या नहीं देखते हैं, आंख बंद करके हटा दो कॉस की, हाँ पॉस तो इसमें क्यों नहीं है, ये काटो ना ऊपर वाला नीचे, सर ये C2H5 आ गया, यहां क्या आ गया CH3, दोनों CH3 होता तो पॉज हो जाता। तो बताओ बेटा क्या कहना चाहते हो, हाँ तो क्या इसमें पॉज है, नहीं, क्या होगा ऑप्टिकली, बस यही क्वेश्चन आएंगे बेटा, 2-3 महीने इसीलिए करिए। ये बताओ कितने कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर हैं, ऑड मेंबर रिंग में वो नहीं होता है, कॉस नहीं होता, पहले तो हमने बस देखूंगा ही नहीं, सीधे काट दूंगा, और पॉस है ही नहीं, क्योंकि बेज का मिरर इमेज कभी डैश, बेज का मिरर इमेज बेज ही रखना है यहाँ पे, इस तरह से काट, बोलो क्या बात क्लियर हो गई है। चलो साहब, यानी कुल मिलाकर इसमें पॉस भी, तो ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। चलो साहब बताओ कितने कायरल सेंटर है इसमें, भैया 0 है, कौन है रे भैया, हाँ ये कॉमन पॉइंट पड़ जाएगा, ये कॉमन पॉइंट पड़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कराया हूं मैं, हाँ तो भैया जब 0 है तो क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिक पहले मैंने सीधे लिख दिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर तुम बात करना चाहते हो तो पॉस तो इसमें है, पॉस है, कैसे है, ऐसे भी है और ऐसे भी है, क्या सुनू, दिल जीत लिया तुमने मेरा। और कॉस, कॉस के लिए बेज और दूसरा क्या होना चाहिए, डैश, अपोजिट होना चाहिए, कॉस नहीं है, हाँ क्या है,
क्या हुआ, सही है ना? हाँ चलो बेटा, क्या इसमें कायरल सेंटर कितना है? 0 0 बता चुके हैं आज, एग्जाम्पल लिया तो OH और BR वाला 0 है। चलो बेटा 0 है तो बताओ क्या लिखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बताइए पॉस इसमें है, लेकिन पॉस ऐसे नहीं है इस बार ऐसे नहीं है, इस बार ऐसे नहीं है, इस बार तो जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। बात तो समझेगा कि नहीं समझेगा? चलो बेटा, और हाँ लेकिन कॉस 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 एक बेज दूसरा डैश है ना सर, ग्रुप भी आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर यहां OH होता तो यार बात है दिल मजा आ रहा है। अब आपको एकदम क्या लिख दूं? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन क्या है? हाँ अभी थोड़ा सा चलेंगे इधर। कॉन्फ़िगरेशन अब देखो, अब तो ऑप्टिकल स्टार्ट हुआ है, अभी तक ऑप्टिकल कुछ हुआ ही नहीं है। जो आप जानना चाहते हैं ना कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, DL कैसे निकालते हैं, एनांसियोमर डायस्ट्रोमर मीजो रेसिम मिक्सचर क्या था, वो अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? इसलिए प्लीज इधर ना देखें, बस मुझे देखें। जब तो मैं चलता रहूं तुम भी चलते रहो, ठीक है ना? 15 घंटे नॉन स्टॉप ऑफलाइन क्लास लेने का रिकॉर्ड है अपना, टेंशन वाली बात नहीं है। 15 घंटे, ठीक है, एक्स इंस्टीट्यूट में 6:30 बजे क्लास में घुसा था, 9:30 बजे क्लास में रात में निकला, बीच में 20 मिनट का केवल ब्रेक लंच के लिए ओनली। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्लास सुबह के भी, 4 क्लास शाम के भी, ठीक है? तो टेंशन वाली बात नहीं, आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कुंदन चले बेटा आगे बढ़े। अरे वाह, कुंदन को देख के मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम पहला ये है। दूसरा है RS कॉन्फ़िगरेशन। तुम चाहो तुम यही क्लास बंद कर सकते हैं, बिकॉज मंडे को तो हम GOC ही स्टार्ट करेंगे। जो गया सो गया, मोह माया छोड़ दो। तुम कहोगे सर कंप्लीट क्यों नहीं किया, मैं कहूंगा क्रैश कोर्स है। यही देखना था। रियल में तुम्हारा परीक्षा लेने वाले थे वो अभी स्टार्ट होता है, कल तो क्लास जल्दी छोड़ दिया था बेटा। आप जानते हो बड़ा नुकसान हो गया अपना, कल समय पे छोड़ा होता तो बताओ कम से कम हम लोग के पास 30-40 मिनट और होते। इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। दूसरा है RS कॉन्फ़िगरेशन, इसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तीसरा DL कॉन्फ़िगरेशन, इसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और चौथा है DL स्मॉल डी स्मॉल एल। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, मेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटल। इसे हम पोलरीमीटर ट्यूब या एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट से पता होता है उस पर हमारा तो कोई वश नहीं है, हम नहीं बता सकते कि वो स्मॉल डी है या स्मॉल एल। हाँ अगर आपने बता दिया एक्सपेरिमेंट से कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल स्मॉल डी है, तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि उसका मिरर इमेज स्मॉल एल होगा, डी का मिरर इमेज स्मॉल एल होगा। इज इट क्लियर? वो चीजें बता सकते हैं, स्मॉल डी का स्मॉल एल। इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम, RS कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, और DL कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव होता है, ये किसी की डिपेंडेंसी में बताया जाता है, रिलेटिव बताया जाता है। सबसे पहले इराइथ्रो एंड थ्रियो। इराइथ्रो ये 2 कायरल सेंटर के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत ध्यान समझना, 2 कायरल सेंटर के लिए एप्लीकेबल होता है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। देखो ऊपर R1 लिखा है तो नीचे क्या लिखा है, R2, यानी इसमें सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है। अनसिमेट्रिकल सिस्टम, R1 इज नॉट इक्वल टू R2 एंड फॉर 2 कायरलिटी सेंटर। अगर ऐसा होने के बाद फिशर प्रोजेक्शन में देखते हो एंड सिमिलर ग्रुप, 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हैं तो उसे बोलते हैं इराइथ्रो, और अगर अपोजिट हैं तो उसे बोलते हैं थ्रियो। अरे याद हो जाएगा ना, सेम है तो, अपोजिट है तो, बच्चा भूल गया, बच्चा भूल गया तो सुनो, इराइथ्रो खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है, तेरा ध्यान किधर है? ई फॉर इराइथ्रो एंड ई फॉर दोनों ग्रुप ऑन सेम साइड। दोनों ग्रुप ऑन सेम साइड होगा तभी तो ई बनेगा ना। ये है क्या? इराइथ्रो। ये क्या है? अब हमने क्या किया, एक ग्रुप को कर दिया थ्रो, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बन गया? थ्रियो। अब नहीं भूलोगे, दिस इज, एक ग्रुप को कर दिया थ्रो, क्या बन गया? थ्रियो। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड इराइथ्रो, दिस इज थ्रियो। तुमने पढ़ा है इराइथ्रोज सुगर एंड थ्रियोज सुगर, यहीं से तो आया है, और नीट में क्वेश्चन भी आया है।
नीट में क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन भी आगे आएगा, हम बताएंगे। नाउ द आरएस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ध्यान समझना। तो मैं सोच रहा हूं आरएस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी थोड़ा सा करा देता हूं आरएस, थोड़ा होमवर्क दे दूंगा। नहीं, मैं 3-4 क्वेश्चन और कराने वाला हूं। वो 3-4 क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर के हैं, वो मैं कराने वाला हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले उन स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिस्कस कर देता हूं, थोड़े से कर देता हूं, फिर इसको हम लोग आगे ले लेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसको बताया है। इतने में आरएस खत्म, इतने में आरएस खत्म। फिर देखना इसके बाद सीधे क्या है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद स्टार्ट होगा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीजें बची हुई हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले कुछ चीजें हमको आपको बताना था, जो मैंने आपसे कल कहा था, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कल मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था कि आपको टेलीग्राम पे कि सम मैजिकल क्वेश्चन, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो कल हम लोग ऑप्टिकल इसका डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम देखा कि नहीं, कितने लोगों को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है, जो आज बच्चे आए हैं? सुनो बेटा, आप लोग अभी जो लेक्चर्स हमने हुए ना, ये लेक्चर्स हम आपको टेलीग्राम पर ही अपलोड करेंगे। वैसे आप तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको टेलीग्राम पर ही अपलोड करेंगे। तो सुनो, टेलीग्राम चैनल का नाम नोट कर लो आप। हाँ, टेलीग्राम चैनल है बिना स्पेस के एसिड सर्वन, एंड नाम लिखा होगा केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, ये लिखा है ना, बाई अन अकेडमी। ठीक है, तो इस पर चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको सारी चीजें आज का इस पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे नए आए हैं वो मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, एक फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट क्या है वो आप क्लास में बच्चों से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाम सुनो, थोड़ा रेंडमली हम इसको देखेंगे समय को देखते हुए। इसके पहले हम जो आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं उसको ध्यान सुनना। मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सुनना ध्यान से, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नया पोर्शन है। तो जैसे मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट रेडिकल, इसे अपन बोलेंगे एमआर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस हम उसका आपको सीधे वो लिखवाऊंगा कि क्या चीजें हैं। जैसे CH4 है, अगर इससे एक H निकाल दो ना तो बनता है CH3, ये मोनोवैलेंट रेडिकल है। क्या है? मोनोवैलेंट रेडिकल। यानी मीथेन से कितने मोनोवैलेंट मिलेंगे? एक से ज्यादा बना नहीं सकते। सिमिलरली अगर हमने आपके सामने ले लिया इथेन, तो एक H निकालना है, वो H चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात तो एक ही है। इससे भी कितने मिलेंगे बेटा? इससे भी एक ही तरह का मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका भी आंसर एक है। अगर हम आपके सामने लेते हैं प्रोपेन, प्रोपेन तो CH3 CH एंड CH3, यहां पर जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो दो पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। अगर हम इसको 1, इसको 2, इसको 3 नंबर देते हैं, बहुत ध्यान समझना। तो अगर H को निकालते हो आप 1 से या 3 से, तो आपसे बनने वाला जो रेडिकल है वो एक ही तरीके का बनेगा। क्या मेरी बात सहमत हो?
वो ये बनेगा। अगर निकालते हो 2 नंबर से, 2 नंबर से H निकालते हो, तो जो आपके साथ बनने वाला रेडिकल है वो आपके सामने ये वाला बनेगा। क्या मेरी बात से सहमत हो कि नहीं बेटा? बोलो। ये वाला बनेगा। यानी कह सकते हैं इससे केवल 2 तरह के रेडिकल बन रहे हैं। ऐसे ही 4 कार्बन के और 5 कार्बन के भी बनते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम यहाँ आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर नहीं बता दीजिए कौन सा है, तो उसी टेलीग्राम पर जाओगे जो मैंने बताया है, वहां मैंने अपने क्लास नोट्स भी डाल रखे हैं इसमें, जो मैंने इसी साल पढ़ाया मास्टर प्रो में। ठीक है, वो आपसे देखोगे वहां पूरा का पूरा एक्सप्लेन है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको समराइज करने जा रहे हैं। यहां कितना बन गया बेटा? यहां से कितना बन गया? 1 mr। यहां से कितना बन गया? 1 mr। बट यहां से कितना बन गया? 2 mr। 2 mr। अब हम इसको आपके सामने समराइज करने जा रहे हैं। सुनो बेटा, यानी इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इधर लिखने जा रहे हैं मोनोवैलेंट रेडिकल, इससे कितने बनेंगे। तो सुनो, ये याद होना चाहिए। एक कार्बन का है, एक से बनता है एक, 2 से क्या बन जाएगा बेटा? 1, 3 से कितना बनेगा? 2, अभी बना के दिखा दिया है मैंने। ऐसे ही 4 से बनता है 4, 5 से बनता है 8, और 6 से बनता है 17। 6 से बनता है 17। मेरी बात ध्यान समझना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैंने ले लिया CH4, ये है, ये सब मैंने क्लास में बताया है, ये सारे बना के भी दिखाए हैं 8 कैसे बनते हैं, बट आप समझ रहे हो मेरे पास समय यहां पर नहीं है। ये है C2H6, ये है C3H8 से बनने वाला रेडिकल, ये है C4H10 से बनने वाला रेडिकल, यहां है C5H12 से बनने वाला रेडिकल, और यहां है C6H14 से बनने वाले रेडिकल। कितने मोनोवैलेंट रेडिकल बनेंगे सुना? तो पहले तो ये याद करो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 6 वाला जनरली आपसे पूछेगा नहीं, जैसे 7 से 39 भी बनते हैं। अब हम आपको एक चीज और इसमें बता रहे हैं आपके चीजों को बहुत फास्ट बनाने के लिए। जो 5 से 8 बनते हैं, 5 से 8 जो बनते हैं, 5 से 8 बनते हैं, उस 5 से 8 में 8 रेडिकल बनेंगे, तो रेडिकल की डिग्री भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने डिग्री का रेडिकल हो, जहां से वैलेंसी फ्री हो वही उस डिग्री का रेडिकल बन जाता है। ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। लेकिन ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। ऐसे जब 5 से 8 बनते हैं ना, 5 से 8 बनते हैं, तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है उनकी संख्या जो होती है 4, 3, 1, ये आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 4। 1 डिग्री 4, 2 डिग्री 3 और 3 डिग्री 1। अरे यार, एक मैजिकल वर्ड होता है आई लाइक यू, वेरी गुड। जैसे अपने अपने मम्मी को क्या बोलते हैं? आई मिस यू, आई लव यू, मम्मी को। अरे है ना, आई मिस यू पापा। ये सब क्या है? मैजिकल वर्ड है। आई में 1 वर्ड है, मिस में 4 है, और यू में 3 है। अरे बोलो ना, इसे हमने बोला है मैजिकल वर्ड। इस मैजिकल वर्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना, 4, 3, 1। कैसे लिख दिया? 4, 3, 1। अब मेरे पास एक बार इसको 2-3 बार सुना दो, जैसे क्लास 1 में पढ़ते हैं ना, क्लास 1 के बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं उस समय। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अब आपको बताना है 1 से, अब पूरी क्लास बोलो, याद होनी चाहिए, इसी का तो जादू है भी। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 5 से 8, 1, 2, 3 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलो वापस से 4, 3, 1, वापस से बोलो। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 5 से 8, 1, 2, 3 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये आपको याद है ना? तो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चन ये अपन बाद में करेंगे डिस्कस, नहीं है टाइम अभी, पहले उसको करेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे। देखो बेटा, ये चीज भी मुझे आपको बतानी है, ये एनसीईआरटी का है, देख लेना। ये एनसीईआरटी का है, किसके कितने आइसोमर बन रहे हैं,
देखो बेटा, C6H14 has got 5 isomer, C7H16 has 9, as many as 75 isomer are possible for C10H22. कई लोग आज पहली बार देख रहे हैं, मुझे पता है और है एनसीईआरटी, इसलिए मुझे ये लेके आ रहा हूँ पेज नंबर 376 पर। देख लेना बेटा, हाइड्रोकार्बन लिखा है, ठीक है। ये चीजें समझना, एनसीईआरटी एकदम फोकस्ड हो गया है, तो हमें एनसीईआरटी पर ही बात करना है। हाँ, तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जांपल इज दिस। बस थोड़े बहुत एग्जांपल डिस्कस करके बहुत ध्यान समझना, इसमें थोड़ा सा 2 से 4 मिनट लगेगा। इसके बाद के क्वेश्चंस को देखना बिना पेन के सॉल्व करना सिखाऊंगा। कल आपसे बोला था बिना पेन के सॉल्व करना। बोला C4H9Cl के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैं आपको बताना चाहता हूं जो क्वेश्चन चल रहा है वहां लिखा होगा क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसलिए स्टीरियो का पार्ट इसमें नहीं है। C4H9Cl, हाँ, सबसे पहले इसका C4H9Cl कैसे बना होगा, तो ध्यान सुनना। अगर हमने C4H10 से एक H निकाला होगा तो बना होगा C4H9 रेडिकल, और जब इसमें हमने Cl ऐड किया होगा तो बना होगा C4H9Cl। क्वेश्चन पूछने के अपने तरीके हो सकते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है C4H9Cl के कितने आइसोमर बनेंगे, या क्या ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10 है कि नहीं बेटा, बोलो। वो पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10 बताइए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो मोनोक्लोरो तभी हो सकता है जब एक H निकाल कर एक Cl लगाओगे, बोलो, एक H निकाल कर एक Cl लगाओगे तब होगा, उसे मोनोक्लोरो बोलेंगे। तो जो C4H9 को कितनी तरीके से लिख सकते हो, रेडिकल बनाने की बात करें तो क्या आप C4 बताओ, क्या ऐसे ब्यूटेन बनाओगे कि नहीं बनाओगे बेटा, बोलो, बोल दो। तो क्या आप एक रेडिकल यहां पे फ्री हो गया, यहां बनाओ, बात तो क्या दूसरा आपके सामने यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां से H निकाला है वैलेंसी फ्री के, यहां बनाओ, बात तो एक ही है। ये एक पहला स्केलेटन बन गया C4H10 का, जिसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, बोलो ना। दूसरा है आइसोब्यूटेन, ये बनाओगे तुम आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में चाहे यहां से H निकालो, चाहे यहां से H निकालो, चाहे यहां से H निकालो, बात तो एक ही है। तो एक रेडिकल यहां बना दिया। और दूसरा जो आपके सामने बनता है, क्या आपके सामने यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, बोलो। अब कुल मिलाकर यहां पर Cl लगाओ, यहां पर Cl लगाओ, यहां पर Cl लगाओ, यहां पर Cl लगाओ, आंसर कितना हो गया, 4। तो आंसर कितना है, 4। आंसर कितना है, 4। बहुत ध्यान समझना, इसका भी आंसर कितना हो गया, 4। लेकिन इतना अब हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये तो बस हमने बता दिया। अब आपको वापस से यही क्वेश्चन, अब आप नीट में बैठे हुए हो और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने बोला C4H9Cl, तो आपने सीधे क्या लिख दिया, C4H9Cl, C4H9Cl। C4H9Cl भी नहीं लिखोगे आप, तो लिखोगे C4Cl। क्या लिखोगे, C4Cl। और C4 जैसे ही होगा, C4 जैसे ही होगा, बच्चा क्या कहेगा, 4 से 4, आंसर 4, खत्म। ज्यादा कुछ नहीं करना विचार। 4 से क्या बोला बेटा, कितने एमआर बनते हैं, 4 एमआर बनेंगे, तो आंसर भी कितना हो गया, दिस इज द आंसर इज 4। बिना पेन के, आपने पेन यूज नहीं किया है, वो तो मैं लिख के बता रहा हूं, वो तो आपने 4 से दिमाग में आया 4 और तुमने कर दिया 4। अगले क्वेश्चन को देखो, ध्यान समझना। उसने कहा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, बात तो सुनो, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H10O, तो सबसे पहले इसका DU निकालो। DU कितना है, DU आया 0, अरे बता दिया था मैंने आपको, DU 0 और ऑक्सीजन 1, यानी ये हो सकता है या तो एल्कोहल और या तो हो सकता है ईथर। याद करो जनरल फार्मूला जब बता रहे थे तो वहां DU 0 और ऑक्सीजन 1 बताया था मैंने।
तो यानी उसने आज ये नहीं पूछा कि इसके कितने अल्कोहल बनेंगे, उसने ये नहीं पूछा इससे कितने ईथर बनेंगे, उसने पूछ लिया इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्या बना सकता है। तो बताओ, अब प्रश्न है, सबसे पहले हम क्या सोच लें? एल्कोहल। बताओ एल्कोहल कितने बनेंगे? आपको ऐसे लिखना है C4OH, क्या लिखना है? 4 से, बस आंसर आ गया 4। ये है 4mr, तो आंसर हो गया। एल्कोहल कितने बन रहे हैं? 4। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बात करने जा रहे हैं किसकी? ईथर की। ये कुछ हम आपको एक नया चीज बताने जा रहे हैं, ईथर को भी सुनो। ईथर मोनोवैलेंट है कि बाइवैलेंट है? बाइवैलेंट है तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे, तो इसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कैसे बनाओगे? टोटल 4 कार्बन को आप कितने तरीके से बना सकते हो? तो क्या आप बोल सकते हो C1OC2, सॉरी C1OC3 लिख सकते हो कि नहीं? टोटल कार्बन बोल तो दो यार, कितने हो गए? 4। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो? C2O C2। क्या इसके अलावा कुछ और बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। एक से कितना MR? अरे यार, एक से एक, दो से एक, तीन से दो, चार से चार, पांच से आठ, छह से आठ में 1 2 3 डिग्री 4 3 1। तो एक से एक, तीन से दो, मल्टीप्लीकेशन बोले तो दो, दो से एक, दो से एक तो मल्टीप्लीकेशन बोले एक, तो टोटल कितने हो गए भैया? तो ईथर कितने बनेंगे? 3। हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। दोनों का सम कितना हो गया? उसने टोटल पूछा है, तो दोनों का सम कितना हो गया? 7। अगर मैंने बोला इसे कितने अल्कोहल बनेंगे, तो आंसर कितने ईथर बनेंगे? टोटल स्ट्रक्चरल, पक्का? अगला क्वेश्चन आपको अभी आपको अपनी कॉपी पे करना है, तुरंत करो, तुरंत करो। चलो वापस आओ। सबसे पहले आपने क्या निकाला? DU कितना आया? ऑक्सीजन कितना आया? क्या क्या सोच सकते हो? एल्कोहल और ईथर हो सकता है। सबसे पहले आपके मनपसंद की बात कर लेते हैं, क्या है वो? एल्कोहल। बताओ कितने एल्कोहल बनाए? बेटा जो कितने लोगों ने, कितने लोग बना रहे हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ। कितने लोग बना रहे हैं, मतलब कितने बन रहे हैं? तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? नहीं, अगर आप अब उसी तरीके से चलना चाहते हो तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? आपको तो सीधे इतना लिखना है C5OH। 5 से कितना? 8। बनाना ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही बता रहे थे क्या? अच्छा अच्छा, ये बनाए हो, मुझे लगा कि तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो। लबडब बढ़ा दिया तुमने मेरा। 5 से बना कितने MR? 8 MR। 8 MR, तो एल्कोहल कितने बन गए भैया? 8। एल्कोहल कितने बन गया? 8। अच्छा सुनो, ईथर कितने बन रहे हैं? ईथर, अरे वाह बहुत तेज बनाया तुमने। कैसे बनाया? कॉम्बिनेशन बताओ। C1O C4। दूसरा क्या बनाया? C2OC3। एक से एक, चार से चार, तो बोले तो 4। नंबर याद है, कर लोगे, वो कभी गलती नहीं कराएंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बनाने लग गए ना तो जरूर गलत करा देंगे। 2 से 1, 3 से 2, बोले तो 2। टोटल कितने बन गए? 6। ईथर कितने बन गए बेटा? 6। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? तो बता टोटल कितने हो गए? 8 + 6 = 14। बुड्ढे ने बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाया था, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाया था। बच्चों को सुलटा देंगे, वो एल्कोहल ईथर इतना बना ही नहीं पाएंगे। और बच्चों ने क्वेश्चन देखते बिना पेन के बता दिया, ऐसे बताया एल्कोहल 5 से 8,
5 से 8 और सीधे बोला ईथर 1 4 से 4 2 3 से 2 बोले तो 6 8 + 6 = 14। तब तो उसको समझ में अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब की ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि इन बच्चों को स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात, चुप 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 चुप। अब की ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि इन बच्चों को क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। और बुढ़ा मतलब बुढ़ा मतलब जो क्वेश्चन बनाता है, हम लोग तो जवान है, कहता है हा बहुत तेज समझते हो अपने आप को, एसिड सर के स्टूडेंट समझते हो, अभी सुलटाता हूं तुमको भी। और हाँ। उन्होंने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस 8 में से कितने 1 डिग्री अल्कोहल, कितने 2 डिग्री अल्कोहल, कितने 3 डिग्री अल्कोहल, एक साथ जवाब दो। मजाक नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से अगर तुम ईमानदार होगे ना, अगर तुम ये तरीके नहीं जानते होगे तो रियली कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को तुम एग्जाम में सबसे लास्ट के लिए छोड़ते थे, हमेशा के लिए छोड़ता था। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन तुम सबसे पहले पकड़ के सुलटाओगे। तरीके, तुम्हारा नजरिया बदल रहा हूं, एक्स्ट्रा टाइम में नजरिया बदल रहा है। अगर आप ये बात समझ चुके हो, इस बार पूछा टोटल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड एंड कीटोन। टोटल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो पहले डीयू निकाल लो, पता चला डीयू 0 आ रहा, तुम एल्डिहाइड बनाए जा रहे हो। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। डीयू कितना आया है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना आया है बोलो 1, हाँ बन सकता है अप्लीकेबल, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अच्छा एल्डिहाइड क्या है, क्या फंक्शनल ग्रुप पता है क्या है? CHO, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक कार्बन को खुद खा लेता है। एल्कोहल में तो 5 का तुमने C5OH लिख दिया, लेकिन एल्डिहाइड एक कार्बन खुद खा लेता है। यानी कि इस बार तुम C4CHO नहीं लिख पाओगे, इस बार आप क्या लिखोगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, क्या आप C3CHO लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और 3 से कितने बनेंगे बेटा बताओ? 2 MR। तो एल्डिहाइड का आंसर कितना हो गया? 2 कौड़ी का। और हमने कहा कीटोन की बात करो तो कीटोन भी क्या ईथर की तरह बाइवेलेंट है क्या? किंतु परंतु लेकिन एक कार्बन खुद खा लेता है। तो कितने बच गए? 3। तो क्या लिखोगे? C1 CO और क्या लिखो इधर? 1 से 1 2 से 1, तो आंसर कितना होगा? 1। कीटोन कितना बन रहा है? 1। हवा हवा में क्वेश्चन करें। C5H10O, हवा हवा में, मैं नहीं लिख रहा हूं। C5H10O के कितने एल्डिहाइड बनेंगे बिना पेन के? जोरदार ताली बजाओ यार अपने लिए। कीटोन सोच के देखो, मैं कीटोन हूं, मैं कार्बन लेके गया, कितना बच गया? 4। कैसे बनाओगे? 1 3 से 2, 1 3 से 2, 2 2 से 1, टोटल 1 3 से 2, 2 2 से 1, टोटल 3। सब बता दिया, एल्डिहाइड कीटोन तुमने सब बता दिया है ना? ये क्या है? आपका होमवर्क, आंसर दे रखा है। और मुझे पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 1 नंबर एक्स्टर में नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो बेटा? C4H11N, C4H11N के टोटल स्ट्रक्चरल अमीन, सुनो सुनो, टोटल स्ट्रक्चरल अमीन बहुत आसान है। बताओ बेटा, पहले तो एक बात बताओ, ड्यू निकालो। ड्यू 0 आया, कैसे पता चला? 5 11 - 1 10/2, दैट इज ड्यू 0। और ड्यू 0 नाइट्रोजन के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों बनेगा। इस बार उसने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं बोला, इसमें स्ट्रक्चरल बना, तो आपको सब सोचना पड़ेगा। तो अगर आप 1 डिग्री अमाइन सोचते हो, 1 डिग्री अमाइन, तो आप कैसे लिखोगे बेटा? क्या C4NH2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आंसर बताओ। 4, 4 से 4 आ गया आंसर, ज्यादा सोचेंगे नहीं हम। 4 से 4। चलो बेटा, हमने बोला 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, क्या आपको ईथर की तरह सोचना पड़ेगा? हाँ। कैसे? C1NH, और इधर क्या रखना पड़ेगा? C3NC2NHC2। 1 2 से 2, 3 से 2 ही बनते हैं बेटा, और 1 1 से 1, तो आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? 3। बात क्लियर हो गई?
अब तीसरा आता है टर्शरी अमाइन, दैट इज 3 डिग्री अमाइन। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, अरे मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। नहीं, इनको तो बता दिया कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, 3 वैलेंसी कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। 3 वैलेंसी कॉम्बिनेशन का तरीका क्या है। हो सकता है क्वेश्चन आपको कहीं मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी तरह सोचना। 2 वैलेंसी पर मिनिमम कार्बन रख लो। मिनिमम कितना हो सकता है, 1 C1 C1, 2 पे मिनिमम रख लो, बाकी बच्चे के हो तीसरे पे ले जाओ। कितने बच गए, C2। इसके अलावा कुछ और बना सकते हो क्या, बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा तो फिर अपन इंटरचेंज कर लेना। तो होता 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 2 से 1, मल्टीप्लीकेशन 1। जोड़ना नहीं रे। हाँ, तो अब बताओ टोटल स्ट्रक्चरल अमाइन कितने बन गए, 4 + 3 + 1 बोले तो 8। कितने बन गए, 8। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। क्वेश्चन पूछेगा C4H11N के कितने स्ट्रक्चरल अमाइन, 8। कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, बोलो हाँ या ना। ये आपका होमवर्क है, चुप रहे। आपको यहाँ रोका थोड़ी ना मैंने, हमको हमको सिखा रहे हैं बोलना, हम क्या सिखा हमको रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बुरा तो नहीं लगा, लगना चाहिए था। सब लिख दे बेटा, बोलो। तो क्या चीजें बोले समय कम है यार, अब कम समय में कितना बताते, बताओ तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। अब तुम मतलब 5 मिनट अभी और दे दोगे तो 2 क्वेश्चन और बता देंगे। C6H14 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये आपका है होमवर्क। लो, तुमने समय कम दिया तो मैंने होमवर्क लिख दिया, अदरवाइज क्लास में बनाता मैं। तुमने समय कम कर दिया इसलिए हमने होमवर्क लिख दिया। सर ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है चलो। अच्छा, सी पहले ड्यू कितना है इसका, मतलब ना ही कोई पाई बॉन्ड ना ही कोई साइकिल। तो 6 कार्बन को कैसे दिखाओगे बेटा, पहले सबसे पहले सुनो बेटा, पहला तरीका, सारे को कैसे बना दिया, स्ट्रेट में बना दिया। कैसे बना दिया, स्ट्रेट में। अब एक एक कार्बन कम करते जाओ। बी, जैसे ही एक कार्बन कम किया तो कितना बन गया बेटा। अब बताओ एक मिथाइल कहां कहां लगा सकते हो, बताओ। क्या यहां लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते बेटा, यहां लगाओ, यहां लगाओ बात तो। और कहां लगा सकते हो बेटा, क्या यहां लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो बेटा, बोलो। क्या एक कार्बन और कम करें, अरे बोलो। अब इसमें कुछ और नहीं बना सकते हो, बनाना पड़ेगा बेटा इसको। नंबर आते हैं सी, 1 2 3 4। अब कैसे बनाओगे, पहला तरीका है क्या दोनों को अलग अलग बना दिया, अरे बोलो ना। और क्या बना सकते हो, 1 2 3 4। क्या एक ही पर दोनों को रख दिया कि नहीं रख दिया बेटा, क्या कुछ और बन सकता है क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो, वही। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने कहा एक और बन सकता है, 1 2 3 4, ये और ये, यही ना। किंतु स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पीसीसी 6 कार्बन की है, यहां पीसीसी 5 कार्बन की, यहां पीसीसी 4 कार्बन की है। जैसे ही आपने कहा पीसीसी बदल के कहां पहुंच गई, 5 कार्बन। और 5 कार्बन के बीच में मिथाइल, मतलब ये रिपीट हो गया। बस यही इसमें एक चीज बताना था। दिमाग कहे तो बनाओ, लेकिन स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा, आईपीएससी नेम से। इन दोनों का आईपीएससी नेम क्या है, सेम। क्योंकि ये रिपीट है इसलिए इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, अरे बोलो। तो 6 कार्बन से कितने बन गए बेटा, आंसर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना है, आंसर कितना बेटा, 6। नहीं ये देख लो। अब ये चीज आपको बेटा जो बनी हुई है, ये तो यही है, एनसीईआरटी ने बना लिखा है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, आल्सो राइट देयर आईपीएससी नेम। तो ये आईपीएससी नेम देख लेना, हो सकता पूछ ले। लेकिन ये बेटा मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना जरूर पता है कि एनसीईआरटी में दिया है। 4 से 2 बनता है, 4 से 2 बनता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। 5 से हमने अभी आपको बनाकर क्या है, 5 से 3 बनता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, बोलो ना। 6 से अभी मैंने बनाकर दे दिया, ये दोनों बनाना मत, याद कर लेना।
7 कार्बन से 9 और 10 कार्बन से 75, क्योंकि ये यहां पर लिखा हुआ है और जो यहां लिखा हुआ है तो तुम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। कितने एग्जाम्पल रह गए? C4H8, C5H10, कल 2 एग्जाम्पल रह गए, बता दो क्या? चलो ठीक है, रहने दो, इसको अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, प्लीज सिट डाउन फॉर 1 मिनट, फॉर 1 मिनट। स्पेशल क्लास का आज मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं, कल आपका टेस्ट है। कल स्पेशल क्लास 50% संभावना मेरी कहीं बिजी होने की भी है, कहीं बिजी होने की भी है। अगर मैं बिजी नहीं होता हूं, अगर मैं बिजी नहीं होता हूं, तो बताइए कल स्पेशल क्लास का टाइम क्या रखा जाए? टाइम आफ्टर 9 PM। क्या 9 बजे से टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा? बोलो है ना? तो ठीक है, स्पेशल और स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ठीक है, कल हम रखेंगे और हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल वाले पोर्शंस को, जो बच्चे हुए उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं इसको वीडियो, उनको भी बताना चाह रहा हूं, नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो तुम्हें जो हमने PDF दिया था ना, वो ऑनलाइन से ही लेके दिया था, और बच्चों के कमेंट मुझे ऑनलाइन आए हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं बल्कि। तो ऑनलाइन बच्चों आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और स्पेशल क्लास का जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे होगा, आप उसको भी लिंक करिएगा। पता चले ये चीज फिर कहोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया है। मैं बोल दे रहा हूँ वीडियो में कि जो चीजें होंगी वो स्पेशल क्लास के थ्रू भी लिंक होंगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल।